हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी के प्रोविजंस जो कि OIDAR सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। यस, OIDAR सर्विसेज मींस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। मतलब है कि इसके अंदर किसी पर्सन ने जो डाटा ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर कर रखा है या फिर आपको एक क्लाउड सर्विस दी जा रही है या फिर जहां पर आप अपना डिजिटल डाटा को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले सप्लायर्स इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर भी हैं। अगर सप्लायर इंडिया के अंदर ही है तो सिंपल जीएसटी के प्रोविजंस रेगुलर बेसिस पे जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर को लगते हैं वैसे लगेंगे। बट स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ी जब OIDAR सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाला सप्लायर इंडिया के बाहर है और रिसिपिएंट इंडिया के अंदर है। और ज़्यादातर रिसिपिएंट इसके अंदर हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, या फिर हम देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर कितने सारे टीवी शोज़ या फिर पिक्चर्स एंड मूवीज़ हम देखते हैं। तो क्या जीएसटी के प्रोविजंस होंगे, किस तरह से जीएसटी की कलेक्शन उसमें की जाएगी, ये सारे प्रोविजंस IGST एक्ट के अंदर बताए गए हैं। तो IGST एक्ट के अंदर OIDAR सर्विस को डिफाइन भी किया गया है और डिफाइन करने वाला सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ IGST एक्ट। डेफिनेशन में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जो सर्विस है वो ऑनलाइन मिलेगी, मींस जिसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, वो भी कॉन्टिन्यूस बेस पे। ऐसा नहीं कि आपने स्टोर करके रख लिया और बाद में आप देख रहे हो। जब आप उसे यूज़ कर रहे हैं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिसके बिना ये सर्विस पॉसिबल नहीं है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो हमारे पास कोई कस्टमर केयर नहीं होता कि हम उससे पूछ सके भाई कैसे खेलनी है। हम ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स या फिर उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर, या फिर ऑलरेडी अगर किसी फ्रेंड ने वो गेम सीखी हुई है तो उससे हम हेल्प करके सीखते हैं। बट क्योंकि जैसे कि अब कोविड चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम की कंडीशंस चल रही है, तो उस केस में हमें डाटा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो क्लाउड सर्विसेज ली जाती है जहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे जीमेल के अंदर भी एक नॉर्मल पर्सन जब अपनी ईमेल अकाउंट को ओपन करता है तो उसे 15 GB तक का डाटा मिलता है। बट उससे ज़्यादा अगर उसे एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सब जाके वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और वो 15 GB का स्पेस अब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद हमें और स्पेस चाहिए फॉर आवर बिजनेस पर्पस और इवन फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो हमें और डाटा परचेज़ करना पड़ता है ताकि हम वहाँ पे डाटा स्टोरेज को रख सकें। तो जीमेल से जो हम स्टोरेज सर्विसेज लेते हैं या फिर नेटफ्लिक्स की जो मूवी सर्विसेज लेते हैं या फिर किसी ऑनलाइन गेमिंग की हम सर्विसेज लेते हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज OIDAR सर्विसेज कहलाती हैं। और ये सर्विसेज का सप्लायर इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी हो सकता है। बट जो स्पेशल प्रोविज़न है जिनको हमें डिस्कस करना है, उसके अंदर कंडीशन है कि सप्लायर इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर रिसिपिएंट है और सप्लायर वो OIDAR सर्विसेज डायरेक्टली खुद सप्लाई कर रहा है या फिर बीच में कोई इंटरमीडिएट है उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है। सो देयर आर 2 सिचुएशंस। अभी हम पहले बात करेंगे जब OIDAR सर्विसेज डायरेक्टली सप्लाई की जाती है और रिसीव करने वाला पर्सन जो इंडिया के अंदर है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं जीएसटी के पर्पज से। पहली कैटेगरी है NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, जिसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी दी गई है IGST एक्ट के अंदर। एंड द सेकेंड पर्सन विच इज अदर देन NTOR। तो इन सब बातों को हमें जानना है, जीएसटी के लीगल प्रोविजंस इनके बारे में क्या कहते हैं, इनको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले OIDAR सर्विस का मीनिंग, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। OIDAR सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज मींस सर्विसेज, मतलब यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, विच इज डिलीवर्ड ओवर कॉन्टिन्यूअस इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसके अंदर जो सप्लाई है वो ऑटोमेटेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल है, ना के बराबर है।
and without the information technology it is impossible to ensure supply of service. It includes like advertisement over the internet, providing cloud services, provision of e-book, music, movies, digital data storage, ऑनलाइन गेमिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एग्जैक्ट जो लीगल या बेयर एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको आप देख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। अब जैसे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसके बाद जैसे कि आप अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अगली स्लाइड है उसके अंदर सप्लायर इंडिया के बाहर लोकेटेड है और रिसिपिएंट को जैसे कि मैंने अभी बताया था 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। नंबर 1 व्हेन रिसिपिएंट इज NTOR और दूसरा अदर देन NTOR। NTOR क्या है? सबसे नीचे बॉटम पे आप देखेंगे तो NTOR मीन्स नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंदर, जिसकी डेफिनेशन को अभी हम गो थ्रू करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी कैसे अप्लाई होगा अगर इस तरह का सप्लायर NTOR को सर्विस देता है। तो सप्लायर ने ही डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर वो कंसिडरेशन देकर NTOR से कोई पेमेंट लेता है और सर्विस प्रोवाइड करता है तो फॉरवर्ड चार्ज के तहत उसे टैक्स जमा कराना है। बट अदर देन NTOR मीन्स कोई बिजनेस एंटिटी कंसिडरेशन देकर कोई OIDR सर्विसेज लेती हैं, जैसा कि आज काफ़ी सारे पर्सन्स जो जीमेल के ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज है या ड्रॉप बॉक्स पे जो है स्टोरेज की कैपेसिटी है फ्री लिमिट के बाद उसे परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो रिवर्स चार्ज के तहत उनको GST जमा कराना है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिया के बाहर है और रिसिपिएंट इंडिया में है, तो IGST इस पे अप्लाई होगा। और RCM के तहत नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंदर इशू की गई, उसके अंदर एंट्री नंबर 1 के अंदर ही इसके बारे में बताया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पर्सन इसको लेता है जो कि NTOR है तो उसके ऊपर GST सप्लायर ही जमा कराएगा, उसके अंदर रेसिपिएंट को RCM में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि NTOR क्या है और OIDR के सर्विसेज के ऊपर स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं। तो जो स्पेशल प्रोविजन जो सप्लायर के लिए एक प्रोसीजर बताया गया है टैक्स जमा कराने का, वो सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट के अंदर बताया गया है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देखते हैं NTOR कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ IGST एक्ट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट के बारे में बताता है। इससे मतलब है एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, एन इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग OIDR सर्विसेज। और जो वो ये सर्विस को रिसीव कर रहा है वो किसी भी पर्पस के लिए कर रहा है बट बिजनेस या कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहा, तो वो पर्सन फिर NTOR कहलाता है। और अगर बिजनेस पर्सन कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए तो फिर वो NTOR नहीं कहलाएगा, जैसे कि अब हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा। इसके बाद जो मैं स्पेशल प्रोविज़न की बात कर रहा था, जो कि सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट के अंदर बताए गए हैं किस तरह से OIDR सप्लायर जो इंडिया के बाहर है वो अपने टैक्स को जमा कराएगा। इसके अंदर कुछ खास बातें बताई गई हैं। अब जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट या कस्टमर जो इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर वो डिफरेंट स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो OIDR के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सप्लायर के लिए, वो यहाँ पे हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लें, क्योंकि ये नहीं पता कौन सा कस्टमर कहाँ पे उसकी मूवी को वॉच कर रहा है, किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग हो रही है। तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना और उसके लीगल कॉम्प्लायंस को पूरा करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर निकाला सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट के तहत, और उसमें बताया गया कि आप एक स्टेट के अंदर जो कि हम नोटिफाई करेंगे उस स्टेट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। और गवर्नमेंट ने वो स्टेट नोटिफाई भी करी, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स।
उसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि आप बेंगलोर के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो और वहीं से आप अपनी सारी कंप्लायंस पूरी कर लो। और प्लेस ऑफ प्रोविजंस के जो रूल्स हैं, किस तरह से प्लेस ऑफ प्रोविज़न डिटरमाइन होगा, वो सेक्शन 13 के अंदर बता ही रखा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लो और वहीं से आप अपनी टैक्स की पेमेंट कर दो और अपनी लीगल कंप्लायंस को पूरा करो। तो उन स्पेशल प्रोसीजर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ड्रॉ करे हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। नंबर 1, कंडीशन क्या है? सप्लायर इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नंबर 2, रिसिपिएंट जो कि NTOR है वो लोकेटेड इन इंडिया है। यहाँ पे सिर्फ NTOR की बात है, बिजनेस एंटिटी की बात नहीं है, बिकॉज ये स्पेशल प्रोसीजर तभी एप्लीकेबल है जब रिसिपिएंट NTOR है, मीन्स नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। थर्ड पॉइंट है सप्लायर लायबल है IGST पे करने के लिए उन सर्विसेज पे। सप्लायर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है बेंगलोर में, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे कि मैंने अभी बताई थी आपको। अलग अलग सारी स्टेटों में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और एक ही जगह से वो IGST लगा के प्लेस ऑफ सप्लाई बताते हुए अपनी मंथली रिटर्न GSTR 5A भरेंगे और अपना टैक्स जमा कराएंगे। टैक्स जमा कराते समय उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें नहीं मिलेगा। सारी की सारी पेमेंट ई-कैश लेजर के थ्रू होगी और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाएगा। अब हम दूसरा केस इसमें समझते हैं। जब एक OIDAR सप्लायर जो इंडिया के बाहर है उसने इंडियन रेसिपिएंट को ये सर्विस प्रोवाइड करी लेकिन डायरेक्टली नहीं करी, बीच में एक इंटरमीडिएट है। OIDAR सप्लायर इंडिया के बाहर है, उसने पहले इंटरमीडियरी के थ्रू अपनी सर्विस बुक करी और इंटरमीडियरी के थ्रू, चैनल के थ्रू वो इंडिया के अंदर एक रेसिपिएंट के पास आई। तो यहाँ पर सेक्शन 14 के अंदर ये बताया हुआ है कि अगर इंटरमीडियरी OIDAR से सर्विसेज को रिसीव करता है और फिर वही सर्विसेज आगे पास ऑन करता है इंडियन रेसिपिएंट जो NTOR है, तो उस सिचुएशन के अंदर पहले माना जाएगा कि रेसिपिएंट इंटरमीडियरी है, मींस वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि ऑलरेडी बाहर लोकेटेड है, और फिर वही उसको सप्लाई कर रहा है। ओरिजिनल सप्लायर जो है उसे सप्लायर नहीं माना जाएगा, मींस ओरिजिनल सप्लायर को फिर GST के प्रोविजंस के तहत रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कंडीशन क्या है कि उसने एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि इंडिया के बाहर ही है उसके पोर्टल पे अपनी गेम को डाल दिया और कोई भी इंडियन रेसिपिएंट उस गेम को प्ले कर रहा है इंडिया के अंदर सीधा उस पोर्टल पे, और उस गेम को प्ले करने के लिए जो चार्जेस हैं वो ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कर रहा है। इससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन भी वही डिटरमाइन कर रहा है। सारा कंट्रोल इस ई-कॉमर्स ऑपरेटर के पास है, मींस उस इंटरमीडियरी के पास है। तो इन दैट सिचुएशन जो इंटरमीडियरी है, जो वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, इसका मतलब उसका एक डोमिनेंट रोल है। रिसिपिएंट इस ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जानता है, उस सप्लायर को जनरली वो नहीं जानता। तो उस केस में ये जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है इसी को GST रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराना पड़ेगा और इसी को हम OIDAR का सप्लायर मानेंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं ये सारे के सारे स्पेसिफिकली सेक्शन 14 में बताई हैं। मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इसकी भी स्क्रीन। सो द सिचुएशन इज व्हेन OIDAR सप्लायर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू इंटरमीडियरी इज ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया and these services are supplied to NTOR in India through the channel of that intermediary। तो उस इंटरमीडियरी को मैंने ई-कॉमर्स ऑपरेटर का नाम दिया। तो यहाँ पर डीमिंग फिक्शन के तहत ये माना जाएगा कि उस इंटरमीडियरी ने पहले सर्विस रिसीव करी है और फिर उसने ये रीसप्लाई करी है NTOR को, इफ़ अगर ये बातें पूरी होती हैं तो जनरली इंटरमीडियरी ही खुद उसका इनवॉइस रेज करता है, इंटरमीडियरी ही सर्विसेज के चार्जेस को ऑथराइज करता है, इंटरमीडियरी ही उसकी पेमेंट को कलेक्ट करता है और उस कंटेंट की या उस गेमिंग की या उस मूवी की डिलीवरी इंटरमीडियरी के थ्रू ही ऑथराइज होती है और उसी इंटरमीडियरी के पास उसका पूरा कंट्रोल है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही डिटरमाइन करता है। तो इन दैट सिचुएशन
इंटरमीडियरी ही सप्लायर माना जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल सारा का सारा कंट्रोल ओरिजिनल सप्लायर के पास है, तो इंटरमीडियरी बस उसको एक स्पेस दे रहा है कि इस स्पेस के थ्रू सर्विसेज को सप्लाई किया जा सके, तो ओरिजिनल सप्लायर को ही सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी जीएसटी की। या फिर ओरिजिनल सप्लायर ही इनवॉइस इशू करता है, या फिर ओरिजिनल सप्लायर ही पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ओरिजिनल सप्लायर ही कर रहा है, तो इन दैट केस ओरिजिनल OIDR सप्लायर ही सप्लायर माना जाएगा। इंटरमीडियरी सिर्फ एक चैनल होगा, वो अपनी कमीशन का बिल उसको रेज कर लेगा। तो ये सारे प्रोविजंस थे जो OIDR से रिलेटेड थे। अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये वाले जो प्रोविजंस मैंने बताए ये तभी एप्लीकेबल हैं जब OIDR सर्विस सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया में है, और वो रेसिपिएंट सिर्फ NTOR है, तो ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ सारे लीगल प्रोविजंस। NTOR को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में IGST एक्ट के अंदर। फिर OIDR सर्विसेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 IGST एक्ट के अंदर। इससे रिलेटेड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 14 ऑफ IGST स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है किस तरह से पेमेंट ऑफ टैक्स की जाएगी इन कंडीशंस में। CGST के रूल नंबर 14 बताता है किस तरह से उसको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है पर्सन ने इंडिया के अंदर, बेंगलोर के अंदर जैसा कि बताया सिंगल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है। एंड रूल नंबर 64 ऑफ CGST रूल बताता है कि उसे अपनी मंथली रिटर्न GST रिटर्न 5A हर महीने सबमिट करनी है और टैक्स जमा कराना है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। Thank you very much for watching this video. Thank you.